स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 11 को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर हमने माना था कि कोई भी चार्ज यदि किसी बॉडी में पाया जाता है तो वो किसी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी उसके अंदर यदि हम टोटल चार्ज की बात करें तो Q बराबर N इंटू ई होगा, और ये N यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरीके से हो सकता था। यानी किसी बॉडी में टोटल चार्ज मान लिया जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते थे कि 5 इलेक्ट्रॉन है। हम कहते हैं यदि 100 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पे 100 क्या है, ये N की वैल्यू थी। तो चार्ज को हमने क्वांटाइज बताया था, हमने ये नहीं बताया था कि भाई किसी भी चार्ज बॉडी में 1.1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पॉइंट में नहीं होता। तो हम बोलते थे कि पूरे के पूरे पैकेट्स की फॉर्म में होता है चार्ज, या पूरा का पूरा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। बट अब यहाँ पर ये टॉपिक क्या बता रहा, कंटिन्यूअस। हमने उस क्वांटाइजेशन में जब कहा तो हमने ये मान के चले थे कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी में वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो तो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है। बट उसके बावजूद इस टॉपिक की क्या आवश्यकता पड़ रही है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी हो गया, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैं 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूँ, किसी बॉडी की बात करूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ, ये एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको सही बना लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये L है। और इस टोटल लेंथ पर टोटल चार्ज में इस तरीके से बना देता हूँ, प्लस प्लस चार्ज है। और देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है, तो इसकी पूरी लेंथ में यदि हम माने कि कितने एटम हो सकते हैं, तो बहुत सारे एटम हो सकते हैं। कोई वायर है उसके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और हर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इतने सारे एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करें कि इतनी सी पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम पता नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे कि भाई इतने से पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन, क्या पता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ही है। यानी इतनी सी जगह पे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर नीचे वाले पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे वाले पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल से इसको देखें तो ऐसे ही लगेगा ना भाई, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद तो ये तो एक के बाद एक दिखेंगे हमें। एक के बाद एक दिखने का मतलब क्या हो गया, कैसे दिख रहा है, कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पर इस पूरी लाइन चार्ज के लिए मैं इस पूरे एक तार को यहाँ पे क्या नाम दे दूँ, एक लाइन चार्ज दे दूँ। मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया, इसकी पर्टिकुलर पूरी L लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस तरीके से है कि कोई सा भी टुकड़ा ले लूँ, वहाँ पे चार्ज की वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, तो यहाँ पे जितना चार्ज है और यहाँ पे जितना चार्ज है वो सेम होगा। यानी मैंने इसको कैसा कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किसको, चार्ज को, किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज कहला रहा है। बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ पर यदि मैं एक लाइन चार्ज की बात करूँ तो मैं क्वांटाइजेशन को यहाँ पे लागू नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसके नीचे फिर कितने हैं। तो देखने में ऐसा लगता है, जैसे आप ध्यान से समझे इस चीज को, आपने कभी एक डॉट डॉट लाइन देखी, इस तरीके से एक डॉट डॉट लाइन होती है। जब हम यदि इसको पास से आके देखें तो हमें इनके बीच का जो स्पेस है वो दिखाई देगा, लेकिन इसी चीज को हम दूर से देखें तो ये कैसे दिखाई देगी, जैसे एक पूरी कंटिन्यूअस लाइन है तो ये कैसी लाइन, डिस्क्रीट। लेकिन अब ये कैसी दिखाई देगी, दूर से देखने पर डिस्क्रीट, मतलब कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से ये लाइन चार्ज है तो क्वांटाइज्ड, बट यदि हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो फिर ये चार्ज हमको कैसा दिखाई देगा, कंटिन्यूअस दिखाई देगा। और कंटिन्यूअस है तो हम इसको कंटिन्यूअस ही लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान लिया, कंटिन्यूअस। जो वास्तविकता में तो कैसा है, क्वांटाइज है, बट हम यहाँ मान के चल रहे कि ये कंटिन्यूअस है। और ये कंटिन्यूअस मान के चलने के पीछे कारण ये है कि मैं इस पूरी लेंथ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहता हूँ कि वो छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा कि ऐसे टुकड़े से, इससे ज़्यादा छोटा और मैं नहीं कर सकता। जैसे मान लिया कि मैंने इतना, ये एक टुकड़ा लिया है यहाँ पे और इसकी लेंथ DL है, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे टुकड़े बनाऊंगा मैं, हर जो पार्ट है इसका, उसकी लेंथ कितनी होगी, DL ही होगी। अगले की भी DL, फिर DL, फिर DL। और हर DL पे जितना चार्ज होगा, इस DL पे मान लिया कि जैसे DQ चार्ज है, तो अगले DL पे भी चार्ज कितना होगा, DQ होगा, DQ होगा। यानी हर DL के ऊपर चार्ज कितना होगा, DQ। और हर DL एलिमेंट के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कितना फोर्स लग सकता है,
तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अगले के लिए भी होगा, अगले के लिए भी उतना ही, फिर अगले के लिए भी उतना ही। तो ऐसे करते करते हर जब एलिमेंट को मैं स्टडी कर लूंगा तो मेरे को टोटल लेंथ के कारण कितना फोर्स लग रहा है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता चल जाएगा। यानी मैं इसको कंटिन्यूस मान के चलूँ तो मैं इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ सकता हूँ, और एक एलिमेंट के कारण यदि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गया तो, और ये कंटिन्यूस है, तो फिर मैं इंटीग्रेशन करके क्या कर लूंगा, टोटली जो हमारा लाइन चार्ज है उसके कारण टोटल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन होगी जो हमें करनी है, इसलिए हम क्वांटाइज चार्ज को भी किस तरीके से मान के चल रहे हैं, कंटिन्यूस मान के चल रहे हैं। बात समझ में आ गई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखो 3 प्रकार का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको मिटा दूं मैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से, तो सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज का मतलब वही हो गया, वायर ही है, मैं वापस उसी को बनाऊंगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसा मानेंगे कि कोई जैसे, अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश शेप दे देता हूँ, ये कोई लाइन है और इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक L है, और इस पूरी लाइन पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं इसका नाम क्या दे दूँ, लाइन चार्ज। तो मैं इसकी टोटल लेंथ मान रहा हूँ L, और इस टोटल लेंथ पे कितना टोटल चार्ज है ये मान लेते हैं हम कैपिटल Q चार्ज, यानी पूरी लाइन पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q। L लेंथ पे टोटल चार्ज कैपिटल Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया हर जगह पे इक्वल अमाउंट में। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये पूरी लेंथ क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है, और एक छोटे से छोटा एलिमेंट कितना है, DL है, और ये एलिमेंट लेंथ का एलिमेंट है, क्योंकि लाइन ही है तो मैं इसको लेंथ में तोड़ूंगा। आप समझो ना यार, एक रस्सी छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और टुकड़े आपको ऐसे करना है इक्वल अमाउंट के, है ना। तो आपने ये टुकड़े कर दिए, पहला टुकड़ा DL, मैं ऐसा एक टुकड़ा यहाँ मान के चलता हूँ कि ये एक टुकड़ा है DL, और इस DL पे चार्ज कितना है, DQ। तो मैं यहाँ पर एक नई टर्म यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं कि इफ द कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट L लेंथ, then we can say this type of distribution is linear charge distribution। तो इसकी डेफिनेशन से हमें भी यहाँ पे कोई लेना नहीं है, हमारे जो पढ़ना है वो है लेमडा। लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डायरेक्ट उठा लाते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ ही गया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लेमडा क्या होगी, तो इसको देखिए आप, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड per unit length of line charge is called linear charge density। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये रिप्रेजेंट किससे की जाएगी, तो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, लैम्डा से, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मान लो आपकी इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L, और टोटल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q अपॉन L। तो लैम्डा का फॉर्मूला आ गया Q बाई L। लेकिन मैं बात करूं कि छोटे से एलिमेंट पे कितना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि लैम्डा बराबर क्या है, dQ अपॉन dL। अब देखो यहाँ पर यदि हमने कैपिटल Q लिया है तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल ही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसी का ही तो होगा ये भाई। टोटल चार्ज कैपिटल Q है तो छोटा सा कितना होगा, DQ होगा, और छोटी सी टोटल लेंथ L है तो छोटी सी लेंथ कितनी होगी, DL होगी। तो DL लेंथ पे कितना चार्ज है, DQ, और पूरी L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q। ये क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना कि जब भी हम किसी वायर की बात करें, जब भी हम किसी लाइन चार्ज की बात करें, आपको ये चार्ज डेंसिटी वहां याद आ जानी चाहिए कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई L होता है, या फिर लैम्डा बराबर क्या होता है, DQ बाई DL होता है। इजी है, याद रहेगा ये। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट भी निकाल लो, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम, और लेंथ की यूनिट मीटर, या फिर इसको लिख दे कूलाम मीटर इनवर्स, कूलाम मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप अच्छे से समझे। आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल के याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उसका नाम है
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखते हैं अपन सिग्मा से। क्या लिखते हैं? अरे सॉरी, सिग्मा को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, इसको तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कहेंगे। तो अब इसको देखें बेटा कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम क्या बना लिया? सरफेस। सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए अपन में एक लाइन तो नहीं ले सकता। यदि मैं वायर लेता हूँ तो इसका क्या एरिया है? इसकी तो सिर्फ लंबाई है, इसकी कोई विड्थ थोड़ी है। अरे भाई एरिया के लिए दो चीज चाहिए होती है, लंबाई के साथ में चौड़ाई भी चाहिए होती है, तभी तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। यदि आपके पास सिर्फ एक लंबाई है तो एरिया नहीं निकल सकता। तो एक लाइन चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी काम नहीं आएगी, इसके लिए क्या काम आएगी? वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ पे मेरे को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाना, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एक सरफेस लेना पड़ेगा। एक सरफेस मतलब एक ऐसा शेप लिया जो किसी प्लेन को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। देखो कितना प्लेन कवर कर रहा है, इतना सारा प्लेन कवर कर रहा है। ये बोर्ड का हिस्सा इतना हिस्से को कवर कर रहा है, यानी ये जितने हिस्से को कवर कर रहा है ये इसका क्या कहलाएगा? एरिया। तो एरिया, सबसे पहले तो एरिया क्या होता है ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कोई भी शेप जब किसी प्लेन पे रख दिया जाता है तो जितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब जितनी जगह को कवर कर रहा है वो जगह उसका क्या कहलाएगी? एरिया कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे इस जो शेप है मेरे सामने, मैं मान लो एक पेपर है ये, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? मैंने मान लिया एस है। मतलब ये जितनी जगह को कवर कर रहा है वो कितनी है? एस है। एस मतलब सरफेस एरिया है, कोई दिक्कत? और इस पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू है। इस पूरे सरफेस एरिया पे कैपिटल, यानी ये प्लस 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 प्लस, इस पर टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज है। अब मैं मानूं कि ये जो टोटल एरिया आपका है ये तो छोटे छोटे सरफेस एरिया एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। छोटे छोटे मतलब मैं मान लूँ कि ये इतना सा इससे मिलके, अरे भाई दीवार बनाते हैं तो ईंटों से ही तो बनाते हैं, पहले एक ईंट फिर दूसरी ईंट फिर तीसरी ईंट फिर उसके ऊपर ईंट। तो यहाँ पे मान लेते कि ईंटें रखी हुई है। ईंटें मतलब छोटे छोटे सरफेस एरिया के एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा एलिमेंट मैं यहाँ पे मानता हूँ एक, ये देखो बीचों बीच। तो इस सरफेस एरिया एलिमेंट का नाम क्या दे दूँ? डीएस। पूरे का एरिया एस है तो इस छोटे से का क्या है? डीएस है। पूरे पे यदि चार्ज कैपिटल क्यू है तो इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी सरफेस एरिया पे यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहेंगे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कोई दिक्कत? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टाइप है। अब इसके अंदर जो हमको मेन चीज पढ़नी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी से वॉल्यूम आपको याद आता होगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मास डेंसिटी नहीं निकाल रहे, यहाँ पे कौन सी डेंसिटी निकाल रहे हैं? चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, नहीं, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। थर्ड नंबर पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में कि भाई डेंसिटी तेरा फॉर्मूला क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ मास भी नहीं आएगा ना वॉल्यूम आएगा, यहाँ तो चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे आएगा चार्ज, और एरिया है तो एरिया आएगा। एरिया को अपन ने ए नहीं लिख रहे हैं, एरिया को किससे लिख रहे हैं? एस से लिख रहे हैं, तो क्यू अपॉन एस आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करने से पहले सिंबल भी देख ले, सिग्मा। ये सिंबल क्या कहलाएगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम कहते हैं द चार्ज पर यूनिट एरिया, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज या इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखते हैं इसको, याद करें। सिग्मा बराबर क्या हो जाए? कैपिटल क्यू अपॉन टोटल एरिया, या फिर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एस। छोटा सा चार्ज तो छोटा सा एलिमेंट, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर कूलाम मीटर की पावर -2। कोई दिक्कत? खत्म। तीसरा वॉल्यूम। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ताकि आगे बढ़ सके। तीसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज तो आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सर ने एक तार लिया, एक लाइन चार्ज लिया, फिर एक सरफेस एरिया लिया, और अब एक वॉल्यूम लेने वाले। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लिया एक वॉल्यूम। अब आपको देखने को लग रहा है तो सर्किल है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है, पूरा का पूरा गोला है।
गोला है तो ये गोला किससे मिलकर बना हुआ? हमने माना कि छोटे छोटे एलिमेंट है, ऐसे ऐसे क्यूब साइड, क्यूब वॉल्यूम होता है ना, एक क्यूब किसको कवर करता है? पूरे के पूरे 3D वॉल्यूम को। तो 3D बॉडी है ये पूरी स्फीयर, जो कैसे कैसे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई, ऐसे छोटे छोटे क्यूब। देखो ये बना लो, ऐसे बना लो यहाँ पे, अंदर ऐसे खूब सारा है यहाँ पे। तो एक सबसे छोटा जो क्यूब है, या सबसे छोटा जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका वैल्यू मैंने मान लिया कि dV है। इसका मतलब टोटल का कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है V, और टोटल वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q। बना दो, टोटल वॉल्यूम में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बना दिया ये देखो। और इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट, यानी ये पूरा वॉल्यूम ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, और इस वॉल्यूम एलिमेंट का तो नाम है dV, और इसमें चार्ज कितना होगा? dQ। एक dV में कितना चार्ज है? dQ है। तो हम इसको डिफाइन करें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हमको इसमें पढ़ना क्या है, लेकिन थर्ड नंबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो आपको बहुत भली भांति परिचित है, रो। रो से लिखते हैं, याद रहे। तो इसको हम कह सकते हैं द वॉल्यूम, नहीं, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रो बराबर क्या आ गया? टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम। तो रो बराबर Q अपॉन V, याद रहेगा। रो बराबर Q अपॉन V, रो बराबर Q अपॉन V, तो रो बराबर dQ अपॉन dV। आप चाहे तो छोटा q लिख लो, स्मॉल q भी लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे मतलब ये परमानेंट कंपलसरी नहीं हो रहा कि कैपिटल Q लिखना है, स्मॉल लिख लो, आपकी इच्छा है। यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे एक एक मीटर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, या फिर कूलाम मीटर की पावर माइनस। तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ सीखे। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने भूल भुला गए होंगे अब तक, तो 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा था, या वापस रिवीजन होगा उसका। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैं तीनों ही निकाल के बताऊंगा एक साथ। देखो आप, वैसे तो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे पहले एक बार लिख लेता है सबको, क्या क्या सीखा था। Q/L, सिग्मा बराबर Q/S, V बराबर V नहीं, रो बराबर Q/V, Q/V, याद आ गया? वापस मिटा दूं, याद रहना चाहिए दिमाग में। पहला, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो उसी के कारण निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो देखो, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो यहाँ पे कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सारा चार्ज कितना बटा हुआ है? अब यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ। टोटल चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। टोटल लेंथ कितनी है? L। एक एलिमेंट ले लें यहाँ पे छोटा सा dl, जिसपे चार्ज कितना होगा? dq। यानी यहाँ पर चार्ज कितना है? dq। अरे यहाँ चार्ज कितना है? dq। और इससे r डिस्टेंस पे यहाँ चार्ज कौन है? वही q0, टेस्ट चार्ज। आपको याद है ना, एक छोटा सा q0 मानते थे। तो कितनी दूरी पर है? r पे। r पे कौन है? q0 है। कितनी, किससे? dq से। dq कौन? dl लेंथ पे टोटल चार्ज। तो dq चार्ज से q0 कितनी डिस्टेंस पे है? r वेक्टर पे। r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो ये लगाएगा फोर्स, एक फोर्स लगाएगा ये dq। अरे dq चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। यदि ये पॉजिटिव है, dq पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो कितना रिपेल करेगा? निकाल लेते हैं। तो F बराबर क्या आ जाएगा? मान लिया dq कितना फोर्स लगा रहा है? छोटा सा ही फोर्स लगा रहा है, तो कितना? df। dq कितना फोर्स लगा रहा है? df। तो df की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0। फॉर्मूला याद कर लो फोर्स का, अभी अभी सिखाया, अभी भी तो कहाँ सिखाया? पहले सिखाया। 1/4πε0 q1 q2/r का स्क्वायर। वैसे लिख लो, df बराबर 1/4πε0। q1 कितना है? dq। dl मत लिख देना, अरे dl नहीं है, चार्ज कौन है? dq।
दूसरा चार्ज कौन है, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। इक्वेशन 1, यदि डी क्यू के कारण इतना फोर्स लग रहा है तो टोटल क्यू के कारण कितना लगेगा। सो टोटल फोर्स ड्यू टू होल लाइन चार्ज, ड्यू टू होल लाइन चार्ज। बेटा देखो यहाँ पे मैं छोटी छोटी लाइनें आपको नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहते तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते थे कि द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू डी क्यू चार्ज इज गिवन बाय डी एफ बराबर दिस वैल्यू एंड द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय द टोटल लाइन चार्ज इज गिवन बाय इंटीग्रेशन डी एफ, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूस है। बेटा एक चीज ध्यान रखो, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से समझे कि डी क्यू के कारण यदि इतना फोर्स लग रहा है तो अगले डी क्यू के कारण भी इतना ही फोर्स लगेगा, अगले डी क्यू के कारण भी इतना ही लगेगा, अगले डी क्यू के कारण भी इतना, यानी सब डी क्यू के कारण इतना इतना ही लगना है। तो सबको जोड़ दे, और सब को जोड़े कैसे, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तब जोड़ो इंटीग्रेशन से, और जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है कंटिन्यूस नहीं है तब जोड़ो समीशन से। आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया कि भाई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तब जोड़ना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिस्क्रीट है तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन। अब यहाँ ऐसे नहीं कि एक रेख दो, दो और दो, चार पाँच छः, ऐसे ना काम नहीं। इंटीग्रेशन और समीशन का आपको उपयोग करना। इंटीग्रेशन और समीशन में से अभी यहाँ क्या यूज करना है हमें, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, हमको पता है सारा चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यानी एक डीएफ इतना तो सारे डीएफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ टोटल फोर्स को बताएगा, यानी टोटल फोर्स कितना आ गया इंटीग्रेशन डीएफ। तो इंटीग्रेशन लगा दिया तो हमारे पास कितना आया, 1/4π/0 डी क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो डी क्यू को, डी क्यू चूंकि लैम्डा बराबर हमने पढ़ा था डी क्यू अपॉन डी एल, तो मुझे बताओ डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। कोई प्रॉब्लम, यहां रख सकता हूं इसकी जगह, रखते ही मेरे पास फोर्स कितना आ गया, एफ बराबर इंटीग्रेशन, इसको बाहर निकाल दो, 1/4π/0 को बाहर निकाल दो, क्यू नॉट को बाहर निकाल दो। देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स यहां पर आपके सामने आया कि फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो कि हमें फोर्स नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट P चाहिए, इस क्यू नॉट की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस डी क्यू चार्ज का, ये जो डी क्यू चार्ज है यहाँ से यहाँ तक, ये गंदा सा दिख रहा है, इसको वापस कर लो, इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। तो इतनी से डीएल एलिमेंट में जो डी क्यू चार्ज है इसका पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैं लिख देता हूं कि ये डीएफ की जगह अब कितना है, डीई है। ये डीएफ की जगह कितना है भाई, डीई है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज के कारण डीई होगा, टोटल चार्ज के कारण ई होगा, तो यहाँ पर डीई है, तो डीई कितना होगा। तो अब फॉर्मूला देखो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज नहीं आते, क्या आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूं, सिर्फ 1/4π/0 अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4π/0 ये गायब क्यू नॉट, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल रहे हो, डी क्यू का, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी आ गया। टोटल फील्ड ड्यू टू होल लाइन चार्ज, देखो कितना सिंपल है, एक ही टॉपिक से सारा कर सकते हैं। द टोटल फील्ड ड्यू टू होल लाइन चार्ज, टोटल को कर दो इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन क्यू नॉट तो गायब हो गया है, ऐसे है ही नहीं ना क्यू नॉट तो, और डी क्यू बराबर कितना होता है, लैम्डा डी एल, यहां रखेंगे क्यू नॉट गायब, ये एफ की जगह क्या बन जाएगा, ई 1/4π/0 बार लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अंतर आएगा, सिर्फ अंतर आएगा इसका, यहाँ तक सब सेम चलेगा। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपके जो डी क्यू आएगा उसकी जगह आपको, अब जब सरफेस के करंट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस। तो मैं इस डी क्यू को जब रिप्लेस करूंगा तो यहाँ लैम्डा डी एल नहीं आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, अब आप ही दिमाग लगाओ यार, डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा,
सिग्मा ds, तो हम यहाँ पुट कर देंगे सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स निकालना है तो क्यू नॉट और आ जाएगा। अरे फोर्स निकालना है तो दो चार्ज आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू नॉट हट जाएगा, बात खत्म। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज के लिए करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा dl की जगह क्या आएगा, रो dv, क्या आएगा, रो dv। याद करो कि रो बराबर कितना लिखा है सर ने, dq अपॉन dv, तो dq बराबर क्या हो गया, रो dv। तो आपको ये का यही तरीका लगाना है और वहां पर dq को जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उसको रिप्लेस कर देना। आपके सामने इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, करें इसको अच्छी तरीके से। नहीं आता है तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, जैसे आपको पूछना है वैसे पूछें, इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, और उसके बाद गॉस की एप्लीकेशन हम वहाँ पे सीखेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।